देखिए जी, कैलकुलस का पहला लाभ क्या है जी? एनी टाइप ऑफ ग्राफ का आप क्या निकाल सकते हैं जी? स्लोप निकाल सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं, किसी भी टाइप के ग्राफ का। दूसरा क्या लाभ है जी? एरिया निकालने के साथ साथ आप क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। पहले हम ये बता सकते थे कि स्लोप ज़्यादा है कि कम, अब ये भी बता सकते हैं कि स्लोप कितना ज़्यादा हुआ और कितना कम हुआ। तीसरा लाभ क्या है? पहला लाभ एरिया निकाल सकते हैं, एनी टाइप ऑफ ग्राफ, स्लोप निकाल सकते हैं। तीसरा लाभ क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए ज़रा, कैलकुलस किसका ब्रांच है भाई? बताओ जी। क्या ये फिजिक्स का ब्रांच है जी? इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which give wings to physics। कैलकुलस जो है मैथ का वह ब्रांच है जो फिजिक्स को क्या देता है जी? पंख देता है उड़ान भरने के लिए। ठीक है जी। अब देखिए, तो कैलकुलस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको, अच्छा ये तो मैथ है, तो यहाँ अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि ज़रा बताइए क्वांटिटी कितने टाइप का होता है, तो मैथ के हिसाब से बताइएगा कि फिजिक्स के हिसाब से बताइएगा? मैथ के ना हिसाब से बताएंगे जी, फिजिक्स के हिसाब से थोड़ी बताएंगे, फंडामेंटल, डेराइव्ड, सप्लीमेंट्री। तो मैथ में क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का। देखिए जी, कौन कौन जी? कांस्टेंट, और दूसरा क्या होता है जी? वेरिएबल। ठीक है जी। कांस्टेंट किसको कहा जाता है, ज़रा बताइए जी। हाँ, कांस्टेंट किसको कहा जाता है जी? पीरियड ऑफ टाइम के ड्यूरेशन में वो बदल जाए कि ना बदले जी? ना बदले। ठीक। वेरिएबल किसको कहा जाता है जी? समय के साथ जिसमें बदलाव हो जाए। अच्छा, टाइम कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? टाइम एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा क्या होता है? बदल जाता है। ठीक। अब देखिए जी, आपको पता चल गया कि भाई क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब देखिए, कांस्टेंट भी 2 तरह का होता है। पहला ज़रा पढ़ के बताइए जी। टेम्पोररी कांस्टेंट, और दूसरा क्या होता है जी? परमानेंट कांस्टेंट। अब देखिए, है दोनों क्या जी? कांस्टेंट, लेकिन एक कांस्टेंट के आगे क्या लगा है? टेम्पोररी, और दूसरे वाले कांस्टेंट के आगे क्या लगा है? परमानेंट। अब आप ज़रा बताइए, यहाँ टेम्पोररी और परमानेंट का क्या मतलब है जी? टेम्पोररी मतलब जो कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो, परमानेंट मतलब जो हमेशा के लिए कांस्टेंट। अब जैसे आप एग्जाम्पल से ये और ज़्यादा क्लियर होगा जी। आपने पाई का नाम सुना है ना जी? पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। तो ये जो 3.14 है, ये आप अगर सैटर्न पे जाके कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ भी कितना आएगा? 3.14। अर्थ के किसी भी भाग में जाके इसका कैलकुलेशन करेंगे तो भी कितना आएगा? 3.14। आज से 100 साल बाद भी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 3.14। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कभी भी बदलेगा कि नहीं, जिसको टेम्परेचर क्या प्रभावित कर सकता है, जिसको कोई भी फिजिकल कंडीशन अफेक्ट नहीं कर सकता है, जिसको समय बदल नहीं सकता है,
ये किसी भी अन्य चीज़ पे निर्भर नहीं है, इसीलिए तो कभी भी नहीं बदल रहा है जी। तो पाई को कौन से फैमिली में रखेंगे जी? परमानेंट कांस्टेंट। उसी तरह आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उसमें आया होगा कैपिटल आर। क्या होता है कैपिटल आर जी? बताओ। केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो जी? गैस नहीं पढ़े हो जी? कैपिटल आर को क्या कहा जाता है जी? गैस कांस्टेंट, या कभी कभी इसका नाम होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जब आप केमिस्ट्री में गैस नाम का चैप्टर पढ़िएगा जिसमें आपको एक इक्वेशन आया होगा PV बराबर nRT, ये सब नहीं पढ़े हो जी? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो कहिया पढ़ोगे? उसमें आपका आर को क्या बताया जाता है? क्या बताता है वो लोग? गैस कांस्टेंट। इसका भी वही कहानी है जो पाई का है। गैस चाहे जो भी हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी हो, आर का वैल्यू बदलता है कि नहीं बदलता है जी? कभी नहीं बदलता है। अच्छा, 10th क्लास में, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, बताइए क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम क्या है जी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों नाम है जी इसका? यूनिवर्सल इसीलिए नाम है कि ब्रह्मांड के किसी कोने में इसका मान चेंज नहीं होता है। हर यूनिवर्सल बॉडीज के लिए इसका मान हमेशा क्या होता है जी? एक समान होता है। फिर और कोई एग्जाम्पल दीजिए। कोई संख्या है, मान लीजिए 1 लाख है, तो आज से 25 साल बाद भी वो क्या होगा? 1 लाख आज जितना है, आज से 25 ईयर्स बाद भी क्या होगा? उतना ही होगा। ठीक। और बहुत सारे हैं जी। तो मामला आ गया जी परमानेंट कांस्टेंट का मामला। अब यहाँ देखिए भाई, टेम्पोररी क्या है? आपने XT ग्राफ के बारे में सुना होगा। XT ग्राफ बनाने के लिए क्या बनाया जाता है? टेबल। मान लीजिए 0 समय पे पोजीशन कितना था जी? 0। 5 सेकेंड बाद इसका पोजीशन कितना हुआ? 20 मीटर। 10 सेकेंड बाद इसका पोजीशन कितना हुआ? 40 मीटर। 15 सेकेंड बाद इसका पोजीशन कितना हुआ? 60 मीटर। इस तरह का रिलेशन हमको किसी ने दिया है, ठीक, टाइम के साथ पोजीशन का। अब यदि हमने आपसे बोला कि भाई 0 से 5 सेकेंड के बीच आप बताइए तो इसका स्पीड कितना होगा? बताइए जी। 0 से 5 सेकेंड के बीच कितना स्पीड होगा? बताइए ज़रा। स्पीड नहीं निकालने आ रहा है जी तुम लोग को? 4 मीटर पर सेकेंड। 5 से 10 सेकेंड के बीच कितना स्पीड था? बताइए। 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का क्या फार्मूला होता है जी? चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो पोजीशन में कितना का चेंज हुआ? देखिए 20 का, और समय में चेंज कितना हुआ? 5 का। तो 20/5 कितना हो गया जी? 4 मीटर पर सेकेंड। 10 से 15 सेकेंड के बीच कितना स्पीड हुआ? 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि हमारा जो है टाइम वेरिएबल दिख रहा है कि कांस्टेंट दिख रहा है? कांस्टेंट दिख रहा है तुमको? टाइम वेरिएबल। पोजीशन क्या दिख रहा है जी? बताइए। हैं? वेरिएबल। क्या चीज़ कांस्टेंट दिख रहा है? स्पीड आपको क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। तो क्या स्पीड ज़िंदगी भर के लिए कांस्टेंट होगा? क्या ऐसा कोई बाइक आपने देखा है जी जिसका स्पीड 1 घंटा के लिए भी एक समान हो? तो इस एग्जाम्पल में भले आपको स्पीड क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है क्या कि कोई बाइक चल रहा हो, कार चल रहा हो और एक समान स्पीड से चल रहा हो? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं। तो थोड़े देर के लिए ऐसा स्पीड मिल सकता है, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए,
बात आ रही है समझ में। लेकिन कोई कहे आधा घंटा हम 4 मीटर पर सेकेंड से चले हैं, तो ये तो भाई फिर मैजिक हो गया जी। आगे ब्रेक नहीं लगाया होगा, उसका इंजन भी कांस्टेंट रेट से चला होगा, ऐसा होना संभव नहीं है। तो यहाँ स्पीड और वेलोसिटी को क्या चीज़ में रखिएगा आप? ये तो कांस्टेंट दिख रहा है जी, परमानेंट में रखिएगा कि टेम्प्रोरी में रखिएगा? टेम्प्रोरी हो जाएगा। बोलिए बात आ रही है जी समझ में? तो एक बार हमको फाइनली बताइए, परमानेंट कांस्टेंट का क्या मतलब है जी? जो किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करता हो और जो समय के साथ बदलाव हो जिसमें कि ना हो। टेम्पोररी कांस्टेंट का क्या मतलब है? जो खास स्थिति में क्या रहा हो कांस्टेंट, लेकिन स्थिति बदलते ही वो क्या हो जा रहा हो, बदल जा रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? टेम्पोररी कांस्टेंट। अब आप लोग के लिए प्रश्न है कि आप लोग सोच के बताइए, मास क्या है? मास टेम्पोररी कांस्टेंट है कि परमानेंट कांस्टेंट? मास और वेट एक ही चीज़ होता है कि अलग अलग होता है जी? अलग होता है ना। अब फिजिक्स में अलग होता है, दुनिया में एक होता है। हर जगह अलग होता है भैया। मास अलग चीज़ है और वेट अलग चीज़ है। क्या अंतर है जी बताओ? बताइए, आप सोच के बताइए, मास को क्या करेंगे आप? किस परिवार में रखेंगे बताइए? टेम्पोररी कांस्टेंट में रख दें कि परमानेंट में रख दें जी बताओ? स्पेशल नोट बताइए जी, मास को कहाँ रख दिया जाए जी? बोलो जी, जल्दी बोलो। टेम्पोररी कांस्टेंट रखा जाए कि परमानेंट में रखा जाए? वेरिएबल तो नहीं है भैया, ये तो तुमको पता होगा जी। अगर ये 2 kg का है तो हर जगह क्या होगा? 2 kg। हाँ, भार बदल जाता है, वेट बदल जाता है। तो बताइए जी, मास को कहाँ रखा जाए? तो एग्जाम्पल दीजिए, कहाँ मास बदल गया था? चांद पे। आप तो वेट के बारे में बता रहे हैं, वेट अलग चीज़ है। वो जो आप बता रहे हैं ना, वो वेट के बारे में बता रहे हैं, भार के बारे में। 9th क्लास पढ़े होंगे तो वेट का फॉर्मूला पढ़े होंगे ना जी। वेट बराबर क्या होता है? mg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा, टेम्पोररी कांस्टेंट में क्या क्या एग्जाम्पल हो गया जी बताओ? स्मॉल जी हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पृथ्वी पे इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8। पृथ्वी से हाइट आप बढ़ाइएगा तो इसका वैल्यू बदल जाता है। चांद पे जाइएगा तो इसका वैल्यू बदल जाता है। यहाँ वेलोसिटी भी क्या हो गया जी? टेम्पोररी कांस्टेंट। वेट तो है ही टेम्पोररी कांस्टेंट जी, वेट भी टेम्पोररी कांस्टेंट है। मास क्या है बताइए? मास भी क्या है जी? देखिए, आप ज़रा बताइए, मान लीजिए कोई ट्रक का निर्माण हुआ और ट्रक 500 किलोग्राम का है, तो 10 साल बाद भी कितना किलोग्राम का होगा? 500 किलोग्राम का। 50 साल बाद भी कितना होगा? 500 किलोग्राम का। तो इस एग्जाम्पल को अगर लेके चलें तो मास क्या दिख रहा है? परमानेंट या टेम्पोररी? परमानेंट। लेकिन रॉकेट का अगर एग्जाम्पल लें, मान लीजिए रॉकेट का, तो रॉकेट के बारे में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा 9th में कि रॉकेट में 90% हिस्सा क्या रहता है जी? रॉकेट में जितना भाग रहता है ना, उसका 90% हिस्सा क्या रहता है जी? फ्यूल रहता है। जैसे इसका मतलब क्या है जी? मान लीजिए 100 किलोग्राम का रॉकेट है तो 90 kg उसमें क्या रहेगा? फ्यूल रहेगा। फ्यूल को क्या बोलते हैं जी? डीजल भराता है कि पेट्रोल? रॉकेट में प्रोपेलेंट, उसको क्या बोला जाता है? प्रोपेलेंट।
तो रॉकेट में जो फ्यूल होता है उसका नाम है प्रोपेलेंट्स। तो प्रोपेलेंट्स रॉकेट का कितना परसेंट होता है जी? 90%। अब ज़रा दिमाग लगाइए, जब रॉकेट ऊपर जाएगा पहले धुआं फेंकता है नीचे ना जी, नीचे धुआं फेंकता है, रॉकेट कहाँ चला जाता है जी? ऊपर। तो धीरे धीरे ये हल्का होता जाएगा कि भारी होता जाएगा, मतलब इसका मास घटता जाएगा कि बढ़ता जाएगा जी? तो विथ इंक्रीज इन टाइम मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो यहाँ एक ऐसा एग्जाम्पल हमको मिला जिसमें मास क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो आप अगल बगल देखिएगा 99% केस में मास क्या होता है? चेंज नहीं होता है। लेकिन रॉकेट के केस में मास क्या हो जाता है? चेंज। इसलिए मास को हमने किस फैमिली में रख दिया जी? टेम्पोररी में कि परमानेंट में जी? टेम्पोररी। टेम्पोररी कांस्टेंट में क्यों रखा जी मास? 99% केस में मास बदलता है कि नहीं बदलता है जी? ट्रेन एक बार बन गया, मास क्या हो गया जी? कांस्टेंट। बाइक का निर्माण एक बार हो गया, मास उसका जीवन भर के लिए क्या हो गया? कांस्टेंट। फैन चल रहा है, इसका मास 10 साल पहले जितना था आज भी क्या है जी? उतना ही है। बेंच एक बार बन गया, उसका मास क्या हो गया? कांस्टेंट। तो 99% केस में मास को देखने पे लगता है कि ये कौन सा कांस्टेंट है जी? परमानेंट। लेकिन रॉकेट के एग्जाम्पल में मास क्या निकल जा रहा है? टेम्पोररी कांस्टेंट। तो कोई क्वांटिटी परमानेंट में कब आवेगा? जब 100% केस में वो बदलता हो कि ना बदलता हो? ना बदलता हो। अगर एक भी ऐसा स्थिति आपके सामने आ गई जिसमें मास अगर बदलता हुआ हो तो फिर वो टेम्पोररी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है जी? जैसे मान लीजिए पाई, मान लीजिए कि कितना ग्रह है जी? अभी बताओ। 9 ग्रह था ना जी पहले, अभी कुछ छेड़छाड़ किया है सब। तो 9 ग्रह था, मान लीजिए 8 ग्रह पे पाई का मान 3.14 है। अगर 9वां ग्रह पे अलग आ जाता है तो फिर इसको कौन से परिवार में रख देते हैं? टेम्पोररी। या मान लीजिए अभी 8 ग्रह है, 8 ग्रह पे पाई का मान 3.14 है। 5 साल बाद मान लीजिए 10वां ग्रह मिल गया, वहाँ इसका मान बदल गया, तो इसको फट से निकाल के कहाँ रख देंगे? टेम्पोररी कांस्टेंट। ठीक है जी? नोट कीजिए ज़रा यहाँ तक का मामला। अब देखिए जी, अब अगला टॉपिक है आपका वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब है जी? ऐसा क्वांटिटी जो समय के साथ क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं जी? 2 टाइप के, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को शॉर्टकट में आई भी लिखेंगे, डिपेंडेंट को क्या लिखेंगे जी? डी भी लिखेंगे। अब ज़रा यहाँ ध्यान से जो ज़रा समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है y बराबर x² लिखा है ना जी। तो आप ज़रा बताइए यहाँ कौन दोनों वेरिएबल है कि कोई कांस्टेंट भी दिख रहा है आपको? दोनों वेरिएबल है। जैसे यदि मान लीजिए x बराबर हमने रखा 1 तो y बराबर कितना आएगा जी? 1 आ जाएगा। अगर x बराबर हमने 2 रख दिया तो y बराबर 4। x बराबर अगर 3 रख दिया तो y बराबर 9। आप ज़रा बताइए यहाँ किसका वैल्यू चेंज कर रहा है? किसके अनुसार? y का वैल्यू चेंज हो रहा है किसके अनुसार जी? x के अनुसार। x जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे क्या बदल रहा है जी? y बदल रहा है।
तो कौन इन दोनों में से इंडिपेंडेंट होगा और कौन इसमें से डिपेंडेंट होगा, बताइए। y डिपेंड कर रहा है और x स्वतंत्र रूप से अपने मान को क्या कर रहा है जी, चेंज कर रहा है। बात आ रही है जी समझ में। तो दोनों में कौन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जी, ये क्या होगा बताइए, x क्या होगा जी, डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होगा जी, डिपेंडेंट वेरिएबल। कोई कष्ट है जी। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल ज़रा ध्यान से देखिए ज़रा। मान लीजिए कहीं पे हमने ऐसे लिखा है x बराबर वाई स्क्वायर। देखिए जी, x बराबर क्या लिख दिया, वाई स्क्वायर। इस वाले एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्या अंतर है जी। आ रहा है जी बात समझ में। अब यहाँ बताइए कौन इंडिपेंडेंट होगा और कौन डिपेंडेंट होगा। नॉर्मली सामने वाला आदमी क्या समझेगा कि y का मान बदलेगा तो क्या बदलेगा, x का मान। तो y अगर आप कर दीजिए 4 तो x कितना हो जाएगा जी, 16। y अगर कर दीजिए आप 5 तो x कितना हो जाएगा जी, 25। तो यहाँ पे y क्या हो गया जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया जी, डिपेंडेंट वेरिएबल। जनरली यानी जनरली बराबर के इधर में क्या हम लोग रखते हैं बताइए, लिखने का तरीका पकड़ाया जी। बराबर के लेफ्ट में सामान्यतः क्या होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और बराबर के राइट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट। जनरली कुछ न कहा जाए तब। हालांकि ये कोई नियम ना है भाई, ये नियम मत मान लीजिएगा कि बराबर के इधर वाला है तो वो क्या हो गया भाई, डिपेंडेंट, और उधर है तो हमेशा क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो ज़्यादातर केस में कुछ नहीं बोला तो यही मान के आप चलिएगा, ठीक। अब देखिए इंडिपेंडेंट, और अब जैसे एक और एग्जांपल देखिए जी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया y बराबर, देखिए तो क्या लिखा है जी, साइन थीटा लिखा है, और एक हमने टेबल बना रहे हैं। देखिए किस चीज़ का टेबल बना रहे हैं जी, देखिए बताइए किस चीज़ का टेबल बना दिया, थीटा और y का। अब ज़रा फटाफट बताइए, थीटा अगर 0 हो जाए तो y का मान बोलिए जी 1 हो जाएगा। गजब आदमी है जी तुम लोग। थीटा अगर 30 हो जाए तो, थीटा डिग्री में ना होता है भाई, तो 30 डिग्री हो जाए तो बोलिए y का मान कितना हो जाएगा जी, 1/2। थीटा अगर 60 डिग्री हो जाए तो √3/2, और यदि 90 हो जाए तो 1। बात आ रही है जी समझ में। तो यहाँ आप ज़रा बताइए कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट, बोलिए। y क्या है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल, और कौन है इंडिपेंडेंट, थीटा है कि साइन थीटा है, साइन थीटा नहीं है, थीटा है इंडिपेंडेंट। थीटा बदल रहा है इसलिए ना साइन बदल रहा है जी। तो साइन थीटा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की थीटा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बोलिए जी यहाँ तक में कोई कष्ट है जी, ठीक। अब देखिए जी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखने का एक खास स्टाइल है। क्या है भैया, खास स्टाइल। स्टाइल देखिए क्या है। यहाँ कौन इंडिपेंडेंट है जी, x, और कौन डिपेंडेंट है, y। तो आप यहाँ लिख सकते हैं y बराबर फंक्शन ऑफ x। क्या लिख सकते हैं,
y बराबर फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन के अंदर आपने किसको रखा, डिपेंडेंट को कि इंडिपेंडेंट को? डिपेंडेंट को रखा है, इंडिपेंडेंट। और फंक्शन के बाहर किसको रखा जाता है? तो तनी बताइएगा वहाँ क्या लिखें, इसका देखा देखी बताइए ज़रा क्या लिखा जाए। हैं x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। यानी कहीं अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये दिख गया कि x बराबर फंक्शन ऑफ y लिखा है, तो आप समझ जाइएगा कि भैया यहाँ y क्या है, इंडिपेंडेंट, और x उस पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। यहाँ बताइए क्या लिखिएगा, फंक्शन ऑफ थीटा। बात आ गई जी समझ में? अब ज़रा बताइए बाप और बेटा में क्या लिखें, बाप इज फंक्शन ऑफ बेटा कि बेटा इज फंक्शन ऑफ बाप? बोलिए जी। फादर सन में क्या लिखा जाए सामान्यतः? 90% केस में फादर क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ सन होते हैं कि सन फंक्शन ऑफ फादर होता है? सन इज फंक्शन ऑफ फादर। 90% केस में, ज़्यादातर में यही ना होता है जी। अब विशेष स्थिति बदल गया भैया, मतलब फादर के हिसाब से सन को चलना है कि सन के हिसाब से फादर चलेंगे? भैया फादर के हिसाब से सन चलेगा। मतलब फादर इंडिपेंडेंट है, सन उन पे क्या है, डिपेंडेंट। बेंच और पेड़ कौन किसका फंक्शन है बताइए? बेंच फंक्शन है ट्री का या ट्री फंक्शन है बेंच का? बताइए ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? ये क्या हो गया भैया, गलत। अगर ऐसे कोई लिख रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया कि भैया बेंच पे निर्भर करेगा पेड़। अगर बेंच ज़्यादा होगा तो पेड़ भी ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। पेड़ भैया जितना होगा उसी पे निर्भर करेगा भविष्य में बेंच कितना बनेगा। बात आ गई समझ में? आप ज़रा बताइए पेट्रोल और डिस्टेंस, पेट्रोल और डिस्टेंस में क्या संबंध है बताइए? बाइक चलता किससे है जी बताइए? पेट्रोल से। नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो पेट्रोल फंक्शन है डिस्टेंस का या डिस्टेंस फंक्शन है पेट्रोल का? पेट्रोल इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पेट्रोल? डिस्टेंस इज फंक्शन ऑफ पेट्रोल बोल रहे हैं आप। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सर पेट्रोल के हिसाब से दूरी तय होगा जी ना जी। और यदि हमने कहा कि पेट्रोल इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है, यानी दूरी के हिसाब से हम पेट्रोल भरवाएंगे, तब बताइए तब क्या होगा जी? दोनों अपने जगह पे क्या है, सही है। अगर हमको मुजफ्फरपुर जाना है और हमारे मित्र को जाना है मोतिहारी, तो वो डिस्टेंस के हिसाब से पेट्रोल को भरवाएगा। और यदि हम मान लीजिए 250 ग्राम ही है हमारे बाइक में पेट्रोल, तो हमको पता है कि यहाँ से 3 लालटेन से आगे तक जा पाएंगे थोड़ा दूर, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। अगर 250 ग्राम पेट्रोल है तो पटना का प्लानिंग हम नहीं करेंगे उस पेट्रोल में। तो अगर हम पेट्रोल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिस्टेंस लेके चलते हैं, मतलब सामने वाला यहाँ क्या कहना चाह रहा है आपको कि भाई डिस्टेंस के हिसाब से हम पेट्रोल का अमाउंट देखने जा रहे हैं। यानी हमारा पेट्रोल फंक्शन बन गया डिस्टेंस का। और यदि डिस्टेंस बराबर फंक्शन ऑफ पेट्रोल कोई किसी ने लिख दिया, तो वो कहना चाह रहा है आपको कि पेट्रोल देखिए उसके हिसाब से आप डिस्टेंस तय कीजिए।
दोनों अपने जगह पे क्या है जी, सही है। हालांकि दोनों के अर्थ में क्या है जी, आसमान ज़मीन का अंतर है। पहले वाला का अर्थ क्या है जी, दूरी देख के पेट्रोल भरवाइए भैया। दूसरे वाले का पेट्रोल देख के दूरी भरवाइए, यानी आपको आज़ादी नहीं है पेट्रोल भरवाने का। नीचे वाले में किस चीज़ की आज़ादी है बताइए, पेट्रोल की आज़ादी है या डिस्टेंस की आज़ादी है? पेट्रोल की आज़ादी है, भरवाइए, जितना दूरी तय करना है कीजिए। ऊपर वाले में किसकी आज़ादी है, डिस्टेंस अपने हिसाब से आप करेंगे निर्णय, उसके हिसाब से क्या भरवाना होगा आपको, पेट्रोल। नोट कीजिए जी।